सोचिए, आप सुबह उठे और अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप सब बंद मिले। आपकी आवाज, आपकी आजादी और आपके रिश्ते अचानक ऑफलाइन हो जाएं। कैसा लगेगा? यही हुआ है नेपाल में। और फिर जो आग भड़की, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया बैन, युवाओं का गुस्सा, हिंसक प्रदर्शन, मंत्रियों के इस्तीफे और आखिरकार प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ना। सवाल यह है, जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो इस उबलते हुए देश को कौन संभालेगा? दरअसल 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में पंजीकृत नहीं है और इससे फर्जी खबरें और अफवाहें फैल रही हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि यह कदम जनता की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी था। लेकिन असली सवाल यह था, क्या फर्जी खबर रोकने का हल पूरी तरह सोशल मीडिया बंद कर देना है? क्या सोशल मीडिया बैन करना लोकतंत्र की आवाज दबाना नहीं है? जैसे ही फैसला हुआ, फैसले के तुरंत बाद युवाओं में गुस्सा बढ़ने लगा। देखते ही देखते ये गुस्सा 8 सितंबर सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। राजधानी काठमांडू ही नहीं, बल्कि पोखरा, चितवन, नेपालगंज और विराटनगर जैसे बड़े शहरों में भी हजारों युवा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और इस प्रदर्शन का नाम दिया गया जेन जेड। हजारों प्रदर्शनकारी संसद परिसर तक पहुंच गए। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भिड़ंत हो गई। हालात काबू से बाहर होने लगे तो प्रधानमंत्री ओली ने आपात बैठक बुलाई। सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की कि सरकार सोशल मीडिया बैन हटाने का फैसला ले रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी फैल चुकी थी कि मंत्रियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल, जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव, सभी ने अपने अपने पद छोड़ दिए और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जैसे जैसे हालात काबू से बाहर होते गए तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि इस झड़प में अब तक 20 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ एक दिन के भीतर नेपाल के हालत की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। आज सवाल यह है कि ये विरोध आंदोलन सबसे ज्यादा जेन जेड यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने ही क्यों किया? दरअसल नेपाल की सबसे बड़ी आबादी आज युवा वर्ग ही है। ये वही पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। उनके लिए फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि आवाज उठाने का मंच, पहचान बनाने का जरिया और नौकरी तक पहुंचने का रास्ता है। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगते ही उन्होंने अपनी आजादी छीनती हुई दिखी। इसके अलावा युवाओं ने पहले से ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घटते आर्थिक अवसरों को लेकर गुस्से में थे। यही कारण है कि सोशल मीडिया बैन पर एक चिंगारी जैसी साबित हुई और यह गुस्सा सड़कों पर आकर आग में बदल गया। इसके बाद देखते ही देखते संसद भवन से लेकर सड़कों तक आगजनी शुरू हो गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भक्तपुर के बालाकोट स्थित पीएम ओली के आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। इसी बीच पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी हमला हुआ और उसे आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों रुकने को तैयार अभी भी नहीं। लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि नेपाल भारत सीमा पर भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। फिलहाल भारत नेपाल सीमा को टाइट कर दिया गया है और भारत से नेपाल जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, नेपाल में फंसे भारतीय लोगों को हाई चेकिंग के बाद ही भारत आने दिया जा रहा है। आज नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दे तो देश कौन चलाएगा? अगर पूरा मंत्रिमंडल बिखर जाए तो जनता से बात कौन करेगा? और अगर पूरा देश जलकर राख हो जाए तो उसे संभालेगा कौन? क्योंकि नेपाल में युवाओं की हिंसक प्रदर्शन के दौरान राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में काफी व्यापक तोड़फोड़ हुई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भक्तपुर स्थित बालाकोट आवास को आग के हवाले कर दिया।
वहीं पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर को भी जला दिया। इसके अलावा संसद परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कई सरकारी वाहन और निजी गाड़ियां आग के चपेट में आ गई। काठमांडू के सड़कों पर कबाड़ और धुआं छा गया, जबकि पोखरा, चितवन, नेपालगंज और विराटनगर में भी हजारों युवाओं ने आगजनी की। दुकानों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों ने निजी और सरकारी संपत्ति दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पूरे शहर में भय और अवस्था फैली हुई। फिलहाल नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पर अब जिम्मेदारी है कि वो अस्थायी तौर पर नई व्यवस्था बनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता का भरोसा इतनी जल्दी लौट पाएगा? आपको बता दें, जब किसी देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति नई सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को बुलाते हैं। अगर स्थिति ना संभले तो आपातकालीन कैबिनेट बिठाई जाती है और चरम स्थिति में सेना और प्रशासनिक अमला देश चलाने की कोशिश करता है। लेकिन नेपाल की मौजूदा हालत देखकर लगता है कि मामला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि पीढ़ियों के टकराव का है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से भड़की आग अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। ये उस नई पीढ़ी की चीख है जो बदलाव चाहती है, आजादी चाहती है, रोजगार चाहती है और पारदर्शिता चाहती है। अब यही देखना है कि जनता किस तरह शांत होगी। आप इस पूरे हालात पर क्या सोचते हैं, इसे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।